नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को, जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के स्किल टेस्ट में बोला गया था। दोस्तों अगर आप इस डिक्टेशन को 2-3% के अंदर मिस्टेक के अंदर कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी ग्रेड सी के लिए हो रखी है, क्योंकि ये 2018 में डिक्टेशन बोला गया था। ठीक है, तो इसका एक्चुअल पीडीएफ बहुत छोटा छोटा था उसमें, तो इसको हमने टाइप करके बड़ा बड़ा कर दिया है। और वहां पे दोस्तों आपको पैरा पूर्ण विराम कॉमा ये सब नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ये सब इंडिकेट किया जाएगा, तो वहां पे आपको समझ जाना है। ठीक है, डिक्टेशन आपको सुनना है और सीधे लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा और इसमें टोटल जो है 967 एक सेकेंड टोटल जो है 967 शब्द आए हुए हैं। ठीक है, और कामा पंचुएशन सब मिला के 1000 शब्द हो जाते हैं। तो आप लोग इसको जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा और पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रही है। बेशक आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का ही स्किल टेस्ट क्यों ना हो, अगर आप इसको लिख लेते हैं तो ग्रेड डी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेड डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट के वहां से बोला जाएगा, तो तैयारी आपको 100 की करके जानी है। 100 की करके जाएंगे तभी वहां पे हो पाएगा। बाकी इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या करना है, उस वीडियो को आज ही हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ज्यादा समय न लेते हुए चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन हम आपको बता देते हैं। दोस्तों यह डिक्टेशन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2018 का जो स्किल टेस्ट हुआ था ग्रेड सी का, उसमें आया हुआ मैटर है। अगर जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। तो ये 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे कामा पूर्ण विराम आएगा वहां पे ये सब बोला नहीं जाएगा, एसएससी में खास करके नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कामा आएगा तो हम 1 सेकंड के लिए, पूर्ण विराम आएगा तो 2 सेकंड के लिए, और जब पैरा चेंज होगा तो 3 सेकंड के लिए स्टॉप होंगे, तो वहीं पे आपको इंडिकेट कर लेना है। तो 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें टोटल जो शब्द होंगे वो आपके 967 शब्द होंगे। ठीक है, क्योंकि यह पूरे 1000 शब्द तब होते हैं जब इसमें कामा पूर्ण विराम को मिलाया जाता है। तो एसएससी में इतने ही शब्द होते हैं। ठीक है, 967 970 यही शब्द होते हैं। जैसे आपकी रामधारी खंड वाला देखें ना, वो उसमें जैसे होता है सेम वही होता है एसएससी में। ठीक है, क्योंकि वहां भी कामा पूर्ण विराम काउंट करके फिर वो 800 गिना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक हो रही है। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु कुछ वर्ष पहले तक हमारी कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी और हम अपने देश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते थे। हमें विदेशों से अनाज खरीदने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। हमारी जनसंख्या का 70 से 75% भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि हमारे देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि कृषि के विकास के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। महोदय, आज हम इतनी मात्रा में अनाज का उत्पादन कर रहे हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो सकें, परंतु यदि हम अधिक अन्न उपजाकर अन्य देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ जाते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से हम सीमित मात्रा में अनाज का निर्यात भी कर रहे हैं, जो निश्चय ही संतोषजनक है। भारत को चाय और मूंगफली के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त है। हम चावल, गन्ना, जूट और तेल के बीज के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। यदि हमने कुछ बेहतर प्रयास किए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद आदि उपलब्ध करा सके तो निश्चय ही हम अनाज का एक बड़ा निर्यातक बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा एक मसला यह है कि प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई मदद नहीं
मिल पाती है। पिछले साल सदन में फसल बीमा का एक प्रस्ताव लाया गया था जो कई वर्षों से लंबित था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भी कृषि मंत्रालय उसे बिल बनाकर पेश करने में कई वर्ष लगा दिए। इस बीच किसानों की फसलें कई बार नष्ट हो चुकी हैं, परंतु योजना को सही दिशा नहीं मिल पाई है। राज्य सरकारों की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं वे इस योजना की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि उनका खर्चा भी केंद्र सरकार वहन करे। मुझे लगता है कि यह सरासर गलत है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई बीच का रास्ता निकाले और इस योजना को शीघ्र लागू करे। योजना पर खर्च का जो प्रश्न है वह ऐसा नहीं है कि उसका कोई हल नहीं निकल सके। इस संबंध में राज्य सरकारों का तर्क है कि बीमा केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों पर इसका बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए लाभ हानि की जिम्मेदारी से वे अपने को अलग नहीं कर सकती हैं। आजादी के बाद केंद्र सरकार ने कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु कई प्रमुख नदियों पर नहरों और बांधों का निर्माण कराया गया। जहां नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है, उस क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसानों को नलकूप और पंप सेट प्रदान किए गए। कृषि में बेहतर बीज, उर्वरक और नई तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। इन सब के बावजूद राज्यों का यह रोना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले कुछ समय से अनाज के भंडारण के क्षेत्र में घटी घटनाओं से पता चलता है कि राज्य सरकारें भंडारण इकाइयों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकी हैं। आज जहां विश्व का प्रत्येक देश खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं हम इतनी लापरवाही से काम ले रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि पिछले कुछ सालों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें अनाज के गोदामों की व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इससे पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से अनाज के भंडारण की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की उपज को बढ़ाने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। राज्य की सरकारों की तरफ से इस दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे काफी नहीं हैं। आज किसानों को ना तो उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है और ना ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा मिल रही है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने जो सहायता राशि देने की
घोषणा की है वह एक अच्छी पहल है। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मुझे लगता है कि प्रत्येक तिमाही 2000 रुपये की मदद उनके लिए नाकाफी सिद्ध होंगे। यदि यह सहायता राशि 2000 रुपये प्रति माह तक की जा सके तो उत्तम होगा। हो सकता है कि सरकार की मंशा इस दिशा में आगे बढ़ने की हो, परंतु आज जो परिस्थिति है मैं उसके बारे में कह रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकारों ने यदि इस दिशा में कुछ किया होता तो आज ना तो किसान आत्महत्या कर रहे होते और ना ही उनकी इतनी बुरी दुर्दशा हुई होती। विलंब से ही सही इस सरकार ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है तो इसकी सब ओर सराहना होनी चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनको दी गई कोई भी सहायता बेकार नहीं जाएगी। वे उसे दुगुना तिगुना करके समाज को वापस करेंगे। प्रारंभ में मैं अन्न के भंडारण के बारे में कह रहा था और अपने इस संबोधन के अंत में मैं पुनः इस पर बल दूंगा कि सरकार को केंद्रीय भंडारण निगम की दिशा और दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि इस संस्था को दुरुस्त किया जाता है तो निश्चय ही किसानों को अन्न भंडारण की समस्या से निजात मिल सकती है। मैं एक किसान होने के नाते जिन जिन बातों को सदन के सामने रख सकता था उसे सदस्यों के सामने रखने की कोशिश की है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरएमएसएसबी की देने जा रहे हो या एसएससी की देने जा रहे हो या आरआरबी की देने जा रहे हो या कोई और स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसको प्रैक्टिस उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।